नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत लंबे समय हो गया उस बात को, शायद करीब 2009 की बात है। तब ऐसा कुछ नहीं सोचा गया था या मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में कि मैं YouTube पर वीडियो बनाऊंगी और साक्षात्कार दिखाऊंगी या बताऊंगी। अगर ऐसा होता तो मैं उनके साथ वीडियो भी बना लेती। मैंने पूरा एक दिन उनके साथ बिताया। हुआ यूँ कि जब मैं दुष्यंत संग्रहालय में थी तो राजुरकर जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ममता जी, आज आपको एक अच्छी सेलिब्रिटी, एक अच्छी हस्ती हैं जिनको क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं बहुत पढ़ती हूँ और मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, तो उन्होंने कहा मैं आपको जिनके साथ आज दिन भर रखना चाहता हूँ, आप उनके साथ रहें, उनसे बातचीत करें, संग्रहालय घुमाएं। मैंने कहा बिल्कुल मैं आ जाती हूँ, आप नाम तो बताइए। जब उनने नाम बताया तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, बहुत ही इतना छोटे थे कि एक कार्टून कोना आता था पेपर में, तो हम सब झगड़ते थे आपस में उसको पढ़ने और देखने के लिए। वो एक अलग व्यक्तित्व था और उसको पढ़ के हमें बड़ा मज़ा आता था और हम उसकी कटिंग काट काट के रखा करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आबिद सुरती साहब की, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉमिक्स। आज की जनरेशन शायद उनके बारे में बहुत नहीं जानती, पर उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो तय यूँ हुआ कि पहले तो उनको हम कार्टून कोना डब्बू जी, उनके कैरेक्टर का नाम था डब्बू जी, और उसके जनक जो है आबिद सुरती साहब खुद थे। उनको दुष्यंत संग्रहालय ने 2009 में सुदीर्घ साधना सम्मान के लिए निमंत्रित किया और मुझे पूरा दिन उनके साथ अनौपचारिक तरीके से बिताना था। कोई फॉर्मल साक्षात्कार नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक कंपनी देनी थी। पर मुझे नहीं मालूम था कि बाद में ये चीज़ मैं इस तरीके से साक्षात्कार के रूप में आपके सामने ले आऊँगी। तो एट प्रेजेंट तो मैं ऐसे उनको सामने अभी तो मैं आपसे नहीं कर सकती, कम से कम मैं इसके बारे में बात कर सकती हूँ। और उस समय मैंने उनके बारे में लिखा था और वहाँ पढ़ के भी सुनाया था। डब्बू जी के अलावा सुरती साहब लेखन, नाटक, पटकथा, निर्देशन और अब सेव एवरी ड्रॉप जाने कितने कामों में मसरूफ़ हैं। ज़िद है कि मेरी उपलब्धियों पर ज़्यादा बातें न की जाए, तो इसलिए मैं वो साक्षात्कार नहीं कर पाई, पर बातों ही बातों में जो मुझे पता चला वो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। गिने चुने प्रश्न मैंने उनके सामने रख दिए और वो बेसाख्ता नहीं, चलते फिरते मेरे साथ घूमते हुए टुकड़ों में बिताते रहे, क्योंकि हम पूरा दिन कॉलोनी के घरों में नल सुधारते रहे। अब ये क्या बात हुई भला, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि मैंने कुछ क्वेश्चन रखे थे उनके सामने कि डब्बू जी आपके जीवन का पहला गढ़ा चरित्र है, आखिर डब्बू जी ही क्यों, ये क्वेश्चन था। और एक सवाल था कि क्या सफलता एक ही बार में हाथ लग गई या संघर्ष करना पड़ा। पेंटिंग करते अचानक नाटक, निर्देशन और रचनात्मक कामों में हाथ डालने की वजह, और सेव एवरी ड्रॉप से आपने तो एकदम ही मंजिल बदल डाली। इस उम्र में एक साथ इतने काम करते हुए आपको थकान या तन्हाई का एहसास नहीं होता, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे 2009 के, तब वो इतने बुज़ुर्ग लग रहे थे। तो अभी तो आप सोच ही सकते हैं। तो उन्हें ना तो किसी की अवार्ड की परवाह थी, ना ऐशो आराम की, ना प्रशंसा की। अपने पिताजी का सूफियाना स्वभाव लिए तमाम असुविधाओं के साथ मीरा रोड के छोटे से फ्लैट में आबिद साहब अपनी तन्हाइयों के साथ बेहद खुश है। ये मैंने ये राइटअप उस समय लिखा था। एक खूबसूरत गुस्ताखी और बताना चाहूँगी कि आबिद साहब लाख कहें कि डब्बू जी उनके पिताजी से मिलते हैं, पर जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें आबिद साहब के नाम पर ही डब्बू जी दिखते हैं। तो किसी एक शैली पर ना चलकर वे कार्टून की दुनिया से निकलकर अचानक उपन्यासों का दामन थाम लेते हैं, और कभी नाटकों की रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक भी पहलू आपने कोरा नहीं छोड़ा और हर काम भरपूर ईमानदारी के साथ किया। तभी तो 70 के दशक में मात्र 6 रुपये मूल्य की काली किताब ने कट्टरपंथियों की नींवें हिला दी थी। स्वयं धर्मवीर भारती जी ने भूमिका में लिखा है ये किताब इतिहास के ऐसे दौर में लिखी गई है जब स्थापित मूल्य मर्यादाएं
झूठी पड़ने लगी हैं और नए सिरे से एक विद्रोही चिंतन की आवश्यकता है। स्थापित परंपराओं से हटकर अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले आबिद सुरती जी ने प्रभु यम जमाल के चरित्र के जरिए समाज में बुराई फैलने का तरीका सामने रखा था और पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार हम उस शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी। मैंने उसी समय ये सारी किताबें पढ़ी थी। समाज सेवा के जो बीज बचपन से आबिद साहब के भीतर पड़े थे वो धीरे धीरे पौधा बनने लगे और उन्हें इस काम के लिए जो रास्ता सही लगा वे उस पर बेधड़क चलने लगे। डब्बू जी के माध्यम से आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से रूबरू करवाते हुए वे अचानक लेखन की दुनिया में जा पहुंचते और विषय भी ऐसे ढूंढ कर लाते जिन पर लोग कम ही लिखते हैं और उन्होंने कभी भी बेचने के लिए नहीं लिखा। काले गुलाब में वैश्याओं के जीवन सुधार का जो तरीका आपने उस समय लिखा वो प्रायोगिक रूप से आज भी सामयिक है। दरअसल लेखन से सुरती जी ने हमेशा सांकेतिक पात्रों के जरिए मानव मन को राह देने की कोशिश की है। यहाँ एक पुस्तक का जिक्र अवश्य करना चाहूँगी, गुलमोहर के आंसू, जो सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद भी उनकी वजूद को हमारे बीच जिंदा रखते हैं। ये आबिद साहब का ही करिश्मा है जो कल्फ ब्रॉन्सार्ड जैसे विदेशी नेताजी का चोला पहनकर चरित्र में डूब जाता है। तब पाठकों से लेखक ने यही उम्मीद की है कि हर दिल में नेताजी जिंदा रहे। आबिद साहब समाज सेवा का एक भी मौका नहीं चूकते। सालों से पानी के प्रति उनकी संवेदनशीलता आज सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड के नारे के माध्यम से सामने आई। आज दोपहर का ही आंखों देखा उदाहरण है ये कि मात्र एक प्लम्बर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर और बहुत सारे हौसले के साथ आबिद सुरती जी सही समय पर सही मांग के साथ हमारे सामने खड़े हैं ताकि हम उठें और अपने घंटों से बहते नलों के साथ दूसरों की ज़रूरतों को भी बहने से रोक सकें। तो हम लोग उस दिन पूरा दिन उनके पास एक थैला था जिसमें उन्होंने प्लम्बर का सामान रखा हुआ था और हम लोग अड़ोस पड़ोस के घरों में गए। एक बात बहुत अच्छी है, आपको भगा नहीं दिया जाता क्योंकि आपके साथ आबिद साहब हैं, उन्हें सब पहचानते हैं और बाकायदा वो घंटी बजाते क्योंकि अमूमन लोग अनजान लोगों को आने नहीं देते और वो अपने साथ एक साथी रखते थे और यहाँ मैं उनकी साथी बनी। और फिर एक बूंद भी अगर नल से पानी टपकता है तो उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। आप सोचिए, ये 2009 की बात कर रही हूँ जब उन्होंने काम उसके पहले ही काफ़ी पहले शुरू कर दिया था और आज वो कितना ज़रूरी हो गया है कि हम एक तरीके से पानी की कमी में चौथे पाँचवें नंबर पर हैं। तो एक एक बूंद पानी को हमें बचाना है तो वो और सबसे आलस भरा काम क्या होता है, नल सुधरवाना। अरे एक ही बूंद पानी तो गिर रहा है, सुधरवा लेंगे, सब ऐसा सोचते हैं। ये बात भी उन्होंने समझाई और फिर उस नल को ठीक करके फिर हम लोग दूसरे घर बढ़ जाते। इस तरह दोपहर भर हम कॉलोनी में घूम घूम के नल सुधारते रहे और ये काम करते करते मुझे पानी की महत्ता के बारे में समझ में आया। तो वो निकले हैं घर से कि दूसरों के दर्द को बहने से रोक सकें। अब तो खुदा की भी हिमाकत नहीं कि उनके बढ़ते कदमों को रोक सके। आबिद जी, इस यात्रा में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। शुक्रिया।